दोस्तों, मैं राहुल, SSC GD 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट। तो दोस्तों, आज बात करते हैं SSC GD 2018 का मुद्दा। दोस्तों, जिस तरह यूपी में चुनाव चल रहे हैं और मुझे लगता है कि आपने उस चुनाव में अपनी भागीदारी ज़रूर निभाई होगी अपने इस मुद्दे को लेकर, और मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस सरकार के खिलाफ़ मतदान किया है और इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए आपने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। दोस्तों, बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है और आने वाले 3 तारीख और 7 तारीख ये बेहद चुनौतीपूर्ण रहेंगे आपके लिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये योगी जी और मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे इन्हें हराना मुश्किल है। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस SSC GD 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट के मुद्दे को लेकर आप अपने दोस्त, यार, परिवार और अपने रिश्तेदारों से बात करिए, अपने गली मोहल्लों में प्रचार करिए इस सरकार के खिलाफ़ मतदान करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इस सरकार को सिर्फ वोट की चोट ही समझ में आती है। जिस तरीके से किसान पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, जिस तरह यूपी में चुनाव आए, उन्होंने इस बिल को वापस लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण तरीके से पेश होगा। इसी तरह दोस्तों, SSC GD 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट का मुद्दा भी यही है कि इस सरकार के खिलाफ़ वोट किया जाए। इस सरकार को इसकी ज़मीनी स्तर का पता होना चाहिए कि देश का युवा, देश का यूथ, देश का किसान, देश का श्रमिक इन सबसे परेशान हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे जो नागपुर में भाई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मेरा सलाम, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो लोग इस सरकार के खिलाफ़ अभी तक लड़ रहे हैं। पिछले 15 दिन उन्हें हो चुके हैं लगभग, और बहुत ही अच्छी तरह से इस सरकार के खिलाफ़ लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों देखिए, जिस तरह हम कहते हैं कि मैच में फाइनल और सेमीफाइनल बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उसी तरह राजनीति में देश पे शासन करने के लिए सेमीफाइनल में मुकाबला चल रहा है। यूपी में सेमीफाइनल हो रहा है। अगर सेमीफाइनल ये हारते हैं तो फाइनल में पहुंचना इनके लिए नामुमकिन है। दोस्तों, मैं सबसे यही अपील करता हूं कि आप अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों, अपने परिवारों के साथ में मिलकर अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़िए। जिस तरह ये सरकार काम कर रही है, युवाओं को अनदेखा, सारे स्टेज पास होते हुए भी किसी की सुनवाई नहीं। पिछले 11 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया, किसी की एक चीज़ तक को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, फिर भी ये सरकार पता नहीं किस अहंकार में डूबी हुई है। इन्हें ये लगता है कि हमसे बड़ा इस देश में पैदा होगा नहीं, लेकिन ये शायद ये भूल गए कि ये देश, शायद ये इस चीज़ को भूल गए कि ये देश तानाशाह से नहीं, राजतंत्र से, प्रजातंत्र से चलता है। और प्रजातंत्र में इस समय यूथ, फार्मर और श्रमिक अपनी पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। दोस्तों देखिए, ये सरकार में बैठे लोग इस चीज़ को लेकर घमंड कर रहे हैं कि हमसे बड़ा शासन करने वाला इस देश में अब नहीं होगा, लेकिन इसे राजनीति कहते हैं। कब बाजी पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से बीजेपी की लहर थी 2017 के अंदर, उस तरीके से उससे भी बड़ी मजबूती में SSC GD का छात्र अपने परिवारों के साथ में इनके खिलाफ़ जिस तरीके से वोट कर रहा है, वो बेहद ही चुनौतीपूर्ण और बेहद ही, जिस तरीके से आप मतदान कर रहे हैं उसके लिए आपके लिए सराहनीय कार्य। और दोस्तों देखिए, अगर ये यूपी हारते हैं
तो दिल्ली में बैठी सरकार और दिल्ली में उसकी कुर्सी हिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर यूपी हाथ से जाता है तो बिहार में भी उलटफेर होगा और आने वाले 2023 में फिर 5 राज्यों में चुनाव हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और फिर 2024 जैसे हम फाइनल कह रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है। और वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के दम पे, जिस तरीके से प्रयागराज में युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुई, उनके हॉस्टलों में घुस के उन्हें मारा गया, उस चीज़ को युवा भूला नहीं है। और जिस तरीके से इलाहाबाद में वोटिंग पड़ी, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूपी का जो प्रमुख केंद्र है पढ़ाई का वो प्रयागराज है। वहाँ यूपी के लगभग 8 से 9 लाख बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं। उनको उनके हॉस्टलों में घुसकर मारा गया। ये इनकी तानाशाही नीति है। इनके खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाए तो उसको मारना, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना, उसके ऊपर FIR दर्ज करना, ये इनकी नीति रही है। और युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम इस बीजेपी सरकार ने किया है और कर रही है। हमने भी शांतिपूर्ण तरीके से HMO के सामने, जो मात्र जंतर मंतर से मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा, हमने वहाँ बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से इन तक अपनी आवाज़ पहुँचाई। लेकिन हमारी आवाज़ पहुँचते हुए भी इन्होंने उस आवाज़ को अनसुना किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि ये सरकार सिर्फ़ और सिर्फ बड़े बड़े कारोबारियों के लिए काम करती है, स्टूडेंट के लिए नहीं। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो स्टूडेंट के हित में सोचे, जो यूथ के हित में सोचे, जो शिक्षा चिकित्सा के बारे में सोचे। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, जिसके खुद अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। उन्होंने उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा है कि हमारा यूपी हेल्थ के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य रहा है और केरल टॉप पे रहा है। जिसकी बात करते हैं कि वामपंथी दल वहाँ पलते हैं, तो वामपंथी दल पलते हुए वो देश, वो राज्य हेल्थ के मामले में नंबर 1 है, ग्लोबल इंडेक्स के मामले में नंबर 1 है, टूरिज्म के मामले में नंबर 1 है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नंबर 1 है। और अपना यूपी इतना बड़ा राज्य होते हुए यहाँ पे जितना यूथ है वो यूथ कहीं नहीं है। लेकिन उस यूथ के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। और जब इनसे कोई सवाल किया जाए तो उसी यूथ को ये दबाने का कार्य करते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो SSGD का धरना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा हो इनके खिलाफ़, उसको दबाने का काम ये करते हैं। दोस्तों देखिए, 10 मार्च को रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट बिल्कुल साफ़ है कि ये सरकार अब नहीं आने वाली। और देखिए, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन दिल्ली में आत्ममंथन शुरू होने लगेगा और आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि आप अपनी यूनिटी बनाए रखें और एक बार फिर प्रोटेस्ट की एक नई रणनीति बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। दोस्तों, अपने राज्यों, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने कस्बों में जितने लोग हैं SSGD के, उनको जोड़ने का काम करें, क्योंकि एक बार जब आप इनको वोट की चोट देने का काम करेंगे तो ये अपने आप, इनको पता है कि यूथ इनसे नाराज़ है, लेकिन इनको दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो रिज़ल्ट इनको 10 मार्च को दिखेगा और इनका आत्ममंथन शुरू होगा और अपने लिए ये बहुत अच्छा मौका है। जिस तरह हमारे नागपुर के भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि अपनी यूनिटी बनाए रखें, अपनी यूनिटी के लोगों को जोड़ें। जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं और जितने भी हमारे आंदोलन के भाई हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी यूनिटी में इजाफा करें। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमारा साथ दिया, उस टाइम हमारी यूनिटी अलग थी। अगर उस तरीके की यूनिटी अगर दोबारा बनती है तो ये सरकार झुकने का काम करेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये यूथ जिन्होंने यूपी हराया है, यही यूथ और यही फार्मर और यही श्रमिक 2024 में और 2023 में फिर वोट करेंगे। तो दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। और दोस्तों, एक चीज़ और कि एक ट्विटर अभियान रखने की हम सोच रहे हैं, जो 5 मार्च को आयोजित होगा और जिसमें आप अपनी भागीदारी निभाएं।
मैं कुछ लोगों का नाम बता देता हूँ जिनको आप टैग करें, जिसमें नितिन गडकरी जी, PMO, HMO, प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी और राजनाथ सिंह जी। आप इन सबको टैग करें और अपने जज्बात बताएं कि सर हम सारे स्टेज पास हैं, फिर भी हमारे लिए वेटिंग लिस्ट का प्रावधान क्यों नहीं है, हमारी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही है। जबकि आप जितनी बड़ी बड़ी वैकेंसियाँ देखोगे, आप जितनी भी और वैकेंसियाँ देखोगे, उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। लेकिन यहाँ 1 साल हो गए पूरे रिजल्ट को आए, बच्चों की ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आई है। और देखिए, ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ऐसे नंबर लेके आए हैं। मैं खुद 83 मार्क्स लेके घर पे बैठा हुआ हूँ, जबकि 70 वाला ट्रेनिंग करके जॉब कर रहा है। तो सरकार को एक पैमाना भी सेट करना चाहिए जिसके बच्चों में एक पॉजिटिव माहौल बने कि 70 वाला तो योग्य है, लेकिन 83 वाला, 87 वाला, 85 वाला अयोग्य है। तो इस तरीके से ये जब करते हैं लोग तो मन पे बहुत गहरा असर पड़ता है लोगों के। तो इस व्यवस्था को थोड़ा सरकार ध्यान दे। और देखिए, इन्होंने पैमाना क्या सेट किया था, इन्होंने पैमाना सेट किया था कि आप एग्ज़ाम निकालिए, हमने एग्ज़ाम निकाला। इन्होंने पैमाना दूसरा सेट किया, फिज़िकल निकालिए, हमने फिज़िकल निकाला। इन्होंने तीसरा पैमाना रखा कि आप मेडिकल निकालिए, हमने मेडिकल निकाला। दो मेरिट पास करते हुए फाइनल अंतिम चरण में पहुँचे, वहाँ पे भी हम पास थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की। आज 1 साल हो चुका है रिज़ल्ट को आए हुए, बच्चे सारे ट्रेनिंग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। जबकि बच्चे दिल्ली में पिछले 11 महीने से धरना भी दिया, इनके सारे मंत्रियों से मिले, इनको हज़ारों मेमोरेंडम भी सौंपे, खुद गृह राज्य मंत्री जी से मिले, खुद होम मिनिस्टर जी से मिले, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, इस सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, वो है इनको वोट की चोट, जो ये समझते हैं, और उसके चलते ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप तैयार रहें, अपनी यूनिटी में इजाफा करें, और 10 मार्च के बाद जो भी कुछ होगा, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी अपने लीडर हैं, उनसे बात करी जाएगी और एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर SSCGD 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट धरना देने के लिए तैयार हैं। और नागपुर के भाइयों को सलाम, जो पिछले 15 दिनों से नितिन गडकरी जी घर के सामने होम मिनिस्टर जी से मिलने के लिए अपील की जा रही है। और उनके लिए एक शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, लेकिन उन्होंने बहुत सराहनीय कार्य किया है। बस यही है कि अपनी यूनिटी मजबूत रखें। कभी भी आपको दिल्ली में बुलाया जा सकता है 10 तारीख के बाद, जैसा माहौल बनता है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और 5 तारीख को अपना ट्विटर अभियान रहेगा, जिसमें मैं सबसे बात करके आपको बता दूँगा कि हैशटैग वगैरह क्या रहेगा और टाइमिंग क्या रहेगी। तो दोस्तों, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पे, अपने ट्विटर हैंडल पे, कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मतदान वाराणसी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र में खुलकर करें, अपने हक के लिए करें, अपने मुद्दे के लिए करें, अपने SSCGD 2018 मेडिकल फिट मुद्दे के लिए करें। इस सरकार को हराने का काम करें, इस सरकार को अपनी वोट की चोट दिखाएं। धन्यवाद।